10 मार्च 2025 की सुबह अभी ना सूरज निकला था, ना लोग पूरी तरह से जगे थे। जो लोग जग चुके थे उन्होंने सायरन की आवाज़ सुनी और ये सायरन था पुलिस की गाड़ियों का। लगभग 70 से ज़्यादा गाड़ियां थीं, 300 से ज़्यादा पुलिस वाले उनमें शामिल थे। उन पुलिस वालों ने एक गांव लगता है अग्रास, उस गांव को चारों तरफ से घेर लिया और घेरने के बाद पुलिस वाले आवाज़ लगा रहे थे। ठीक वैसे ही सीन चल रहा था जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है। दरअसल ये अग्रास गाँव लगता है उत्तर प्रदेश के जिला बरेली का, एक थाना लगता है फतेहगंज पश्चिम। इसी थाना क्षेत्र का एक गांव होता है। जब गांव वालों ने ये पता करने की कोशिश की कि आखिरकार ये पुलिस कौन है और इतनी सारी पुलिस आई क्यों है, तो पता चलता है कि उत्तराखंड का एक जिला लगता है उधम सिंह नगर के जिले की ये पुलिस होती है। लगभग 48 घरों को खंगाला जाता है, कई घरों के ताले तोड़े जाते हैं, कई घरों के दरवाजे तोड़े जाते हैं और 16 से ज़्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया। ये जानने के लिए, ये समझने के लिए आखिरकार नशीली दवाइयों का जो दुरुपयोग हो रहा है उसको रोकथाम करने की पुलिस की एक प्रक्रिया थी। इस रेड की सूचना पड़ जाती है पूरे उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन को, साथ ही उत्तराखंड को और आसपास के जितने भी प्रदेश होते हैं वहां तक ये खबर आग की तरह फैल जाती है। चारों तरफ इस बात की चर्चा हो रही थी। उत्तराखंड की तो पुलिस चली जाती है, लेकिन जो स्थानीय पुलिस होती है अब उसका आतंक शुरू हो जाता है। ऐसा आतंक शुरू होता है, जिसको मन में चाहा उसको पकड़ लिया, जिसको मन चाहा उसको छोड़ दिया। ऐसे ही एक किसान को पकड़ लेते हैं और जैसे ही किसान को पकड़ते हैं, पकड़ने के बाद उसका ऐसे अपहरण करते हैं जैसे कोई बदमाश अपहरण करता है या फिर कोई डकैत अपहरण करते हैं और उसके बाद कुछ रंगदारी वसूली जाती है। लेकिन ये बात एक आईपीएस ऑफिसर को पता चल जाती है। उसके बाद जो होता है वो वाकई अपने आप में सोचने वाला होता है और कमाल करने वाला होता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के जिला बरेली का एक इलाका है, एक थाना है जिसका नाम है फतेहगंज पश्चिम। दरअसल एक आईपीएस ऑफिसर के पास इसी थाना क्षेत्र के एक गांव का 2-3 व्यक्ति होते हैं और वो आने के बाद सुपरिटेंडेंट यानी कि एसएसपी के पास आते हैं और एसएसपी के पास आने के बाद रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए कहते हैं कि साहब हमें बचा लीजिए, हम पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। वो आकर यहाँ आईपीएस ऑफिसर को अपनी पूरी पीड़ा, अपना पूरा दर्द, अपनी पूरी कहानी को जब सुनाते हैं तो आईपीएस ऑफिसर कहता है कि तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आईपीएस ऑफिसर अनुराग आर्य वो कहते हैं कि बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से इत्मीनान से अपने घर जाओ, मैं इस मामले की जांच पड़ताल कराता हूं। दरअसल उन्होंने तुरंत ही जो हाईवे पुलिस के हाईवे के सीओ होते हैं जिनका नाम नीलेश मिश्रा होता है, नीलेश मिश्रा से कहते हैं कि एक मामले की आपको जांच दी जा रही है और इस जांच को जितनी भी ईमानदारी से कर सकते हो, जितनी निष्पक्ष रूप से कर सकते हो, उतने ही निष्पक्ष रूप से करना। इसके बाद सीओ साहब जब रिपोर्ट करते हैं तो ये रिपोर्ट सोशल मीडिया या अखबारों में हर जगह प्रकाशित होती है और ये कुछ रिपोर्ट इस तरह से होती है। दरअसल फतेहगंज पश्चिम थाना क्षेत्र का एक कस्बा चौकी लगती है, वहाँ के एक दरोगा होते हैं। इन दरोगा का नाम होता है बलबीर सिंह। सब इंस्पेक्टर बलबीर सिंह एक गांव में जाते हैं, भिटोरा गांव में, और भिटोरा गांव में जब जाते हैं तो 2 सिपाहियों को अपने साथ लेके चले जाते हैं। यहाँ जाने के बाद इन्हीं के एक नाम राशि एक व्यक्ति होता है, किसान होता है, नाम उसका बलबीर सिंह होता है। यानी कि जो रेड मारने गए थे, जो यहाँ पर जांच पड़ताल करने गए थे, वो सब इंस्पेक्टर बलबीर सिंह होते हैं। जिसके घर में जाते हैं उसका नाम भी बलबीर सिंह होता है। और जैसे ही बलबीर सिंह के घर में जाते हैं, वहाँ जाने के बाद उसका बेटा निकल के आता है। उससे पूछा जाता है तुम्हारे पिताजी कहाँ पर हैं? वो कहता है कि पिताजी तो घर पर हैं। ये तारीख है 3 अप्रैल 2025 की तारीख होती है। और जैसे ही यहाँ पहुँचते हैं उसके बाद बाप और बेटे दोनों को बिठाया जाता है और बिठाने के बाद तसल्ली से उनके सामने एक तमंचा रखा जाता है जो कि अवैध रूप से एक हथियार था। वो हथियार जब उनके सामने रखा जाता है तुरंत ही मौका मिलते ही फ़ोटो खींच लिया जाता है। फ़ोटो खींचने के बाद उसके बेटे को फ़ोटो दिखाते हैं, कहते हैं कि ये फ़ोटो देखो, अगर ये फ़ोटो कल अखबार में अगर छप जाए तो जाहिर सी बात है तुम लोगों को जेल तो हो ही जाएगी, सलाखों के पीछे गुजरोगे, साथ ही गाँव में अलग तरह की बदनामी होगी अलग। अब जैसे ये बात सुनी जाती है वो किसान भी परेशान हो जाता है, उसका बेटा भी परेशान हो जाता है। अब किसान को पकड़ते हैं और पकड़ने के बाद उसको यहाँ से ले जाते हैं। ना तो चौकी पे लेके जाते और ना ही वो थाने पे लेके जाते हैं। वहीं पास में ही इस थाना क्षेत्र में एक रबड़ की फैक्ट्री है और जो रबड़ की फैक्ट्री पूरी तरह से बंद पड़ी हुई थी। वहाँ पर इस फैक्ट्री के अंदर जो कुछ क्वार्टर होते हैं, क्वार्टरों में पुलिस वाले रहते हैं और पुलिस वाले कुछ ऐसे भी रहते हैं जिनका अन्य जनपदों में तबादला हो चुका है या फिर इसी जनपद के अन्य थानों में तबादला हो चुका है, लेकिन उन्होंने अभी भी इस जो खाली पड़े क्वार्टर हैं उन पर कब्जा किया हुआ था। इन्हीं एक क्वार्टर में जो दरोगा होते हैं बलबीर सिंह, उनका भी एक तरह से बताया जाता है कब्जा होता है। वो यहाँ से इस किसान को लेके जाते हैं, उसके अंदर बंद कर देते हैं और खबर भेजी जाती है 3 लाख रुपए की। 3 लाख रुपए दे के चले जाओ और इस किसान को छुड़ा कर लेके चले जाओ। जैसे ही किसान का बेटा ये बात पता चलती है, किसान का बेटा इतना परेशान हो जाता है, चाहे रिश्तेदार हो, आसपास के लोग हों, जानकार हों, हर किसी के पास जा रहा था कि उसके पिताजी को इस तरह से पुलिस ने पकड़ लिया है।
3 लाख रुपए की सख्त ज़रूरत है, अब 3 लाख रुपए दे देंगे तो हमारे पिताजी छूट जाएंगे। उसने पैसे जोड़ने शुरू कर दिए और जैसे पैसे जोड़ने शुरू करे तो 2 लाख रुपए ही इकट्ठे हो पाते हैं। अब 2 लाख रुपए लेके वो सीधे वहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन दरोगा जी बिल्कुल भी नहीं पसीजे और दरोगा ने उस किसान को नहीं छोड़ा। अब इसके बाद घर वाले परेशान हो जाते हैं, घर वाले परेशान हो जाते हैं, सीधे पहुँच जाते हैं एसएसपी के सामने। वहाँ जाने के बाद गड़गड़ाते हुए रोते हुए कहते हैं कि साहब देखो हमारे साथ कुछ इस तरह की बात हुई है। सीओ साहब ने इस मामले की जांच पड़ताल की थी और बात में कुछ ऐसी बातें सामने आई थी कि पैसे के लिए ही हिरासत में लिया गया था, लेकिन और मामले की जांच भी सामने आती है और बातें भी सामने आती हैं। और बातें कुछ इस तरह से होती हैं, जब 10 मार्च 2025 को उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले की पुलिस ने इस बरेली जिले के एक गांव अगरास में छापेमारी की थी, यानी कि इसी थाना क्षेत्र में छापेमारी की थी, तब इस दरोगा जी को, ये बलबीर सिंह को, एक ऐसा लगा कि अब बाहर की पुलिस का भय बैठाकर, बाहर की पुलिस का डर बैठाकर किसी को भी उठाओ, जो पैसे देगा उसको छोड़ दो और जो नहीं देगा उसको जेल भेज दो। इस तरह की शिकायतें आने लगती हैं, इस तरह की बातें भी आने लगती हैं। जब इस तरह की बातें आती हैं तो उन्होंने फिर अब पैसा कमाना शुरू कर दिया। हालांकि ये पुलिस की जांच का विषय है कि आखिरकार ये कितना सच है, कितना नहीं है, लेकिन पुलिस जैसे दरोगा ने ये काम किया था उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। जो दोनों सिपाही होते हैं उनके भी खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली जाती है और एफआईआर दर्ज होने के बाद फिर पुलिस उनके पीछे पड़ जाती है। उन्हें गिरफ्तार करने के लिए लगातार दबिशें दे रही थी, लेकिन ये मौका पाते ही वहाँ से भाग जाते हैं। जैसे पुलिस किसी अपराधी का पीछा करती है और अपराधी लगातार भागता रहता है, पुलिस से डरता रहता है, इसी तरह से ये दरोगा और 2 सिपाही जो होते हैं मौका पाते यहाँ से भाग जाते हैं। हमारी खबर पढ़े जाने तक वो पकड़े नहीं जाते, लेकिन इतिहास के आईने में थोड़ा झांक कर देखते हैं, थोड़ा सा पीछे चलते हैं। करीब 7 या 8 महीने पुरानी बात है, 22 अगस्त 2024 की ये कहानी है। एसएसपी के पास जो यही एसएसपी जिनका नाम मैंने पहले लिया था, आईपीएस ऑफिसर अनुराग आर्य के पास एक सूचना पहुंचती है। कहा जाता है कि साहब ये फरीदपुर थाना लगता है और फरीदपुर थाने के जो इंस्पेक्टर होते हैं, नाम उनका राम सेवक सिंह होता है। राम सेवक ने दरअसल 3 स्मैक तस्करों को गिरफ्तार किया है, पकड़ा है, और उसमें 2 हैं नवादिया अशोक के निवासी आलम, दूसरे का नाम है नियाज अहमद और तीसरा अशनूर है। इन तीनों को पकड़ा। तीनों को पकड़ने के बाद 2 को तो छोड़ देते हैं, लेकिन एक जो अशनूर होता है उसको जेल भेज देते हैं। आलम और नियाज अहमद जो होता है, जब उसको जेल भेजा जाता है, नहीं भेजा जाता, तो बल्कि इसके बदले में उनसे 7 लाख रुपए की रकम वसूली जाती है। यानी कि आलम और नियाज को छोड़ने की एवज में 7 लाख रुपए की रकम वसूली जाती है और जो अशनूर होता है उसको जेल भेज दिया जाता है। अब ये कहानी, ये खबर लीक हो जाती है। जब लीक हो जाती है तो एसएसपी साहब के पास ये बात पहुंच जाती है। एसएसपी साहब को जैसे ये पता चलता है तो उन्होंने अपने ही एक ऑफिसर से कहा कि आपको गोपनीय रूप से, चाहे आपको भेष बदलना पड़े, चाहे आप सादा वर्दी में जाओ, चाहे आप कुछ भी करो, किसी भी तरकीब से करो, इस मामले की आपको जांच पड़ताल करनी है। अब जब जांच पड़ताल करने वाली बात आती है तो एक ऑफिसर बिल्कुल एक तरह से कह सकते हैं भेष बदल के ही अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंच जाते हैं और इस थाने में पहुंच जाते हैं फरीदपुर में। वहां जाने के बाद जो हमरा होता है उससे कहते हैं कि साहब कहाँ हैं, यानी कि थानेदार साहब कहाँ हैं। तो जो हमरा होता है, जिसकी ड्यूटी लगी हुई थी, जो संतरी होता है, वो कहता है कि साहब वो तो आवास में है, आप जाकर वहाँ जा सकते हैं। तो वो कहते हैं क्या मैं आवास पे जा सकता हूँ? हाँ साहब बिल्कुल जा सकते हैं। अब जो ऑफिसर होता है अपनी टीम के साथ वहाँ जाता है और आवास को घेर लेता है, लेकिन आवास पे जाने से पहले ये सूचना पड़ जाती है कि उनकी चाल ढाल बातचीत से ऐसा लग रहा है जैसे कि पुलिस के बड़े ऑफिसर हों। अब जो थानेदार होता है राम सेवक सिंह, इसको मौका मिलता है। मौका मिलते टी शर्ट पहनी हुई थी और उन्होंने नीचे पैंट पहनी हुई थी, वर्दी में नहीं थे, लेकिन मौका पाते दीवार कूदते हैं और दीवार कूद कर वो भाग जाते हैं। और जैसे भागते हैं तो जो उनके हम अधिकारी होते हैं उन्होंने, उनके पुलिस वालों ने उन्हें, उस थानेदार को पकड़ने, राम सेवक सिंह को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिलती। और सफलता नहीं मिलती तो भाग जाते हैं। उसके बाद घर की तलाशी ली जाती है। घर की तलाशी ली जाती है तो पता चलता है कि 50-50 हज़ार रुपये की 2 गड्डियाँ तो बेड के पास रखी हुई थी। जैसे क्या उस थानेदार को पैसे सर के नीचे रखकर सोने में बड़ा आनंद आ रहा था। और जब बेड के अंदर से तलाशी ली गई तो पता चलता है कि बाकी भी रकम मिल जाती है। लगभग 9,96,000 रुपये की नकदी मिल जाती है इस थानेदार के घर में, उसके सरकारी आवास के उस बेड के अंदर। हड़कंप बन जाता है। आईपीएस ऑफिसर को, यानी कि अनुराग आर्य जी को ये सूचना दी जाती है। कहा जाता है कि देखो आपकी जो सूचना मिली थी वो बिल्कुल सही थी। इसके बाद इस थानेदार के ऊपर 3 एफआईआर दर्ज की जाती हैं और 3 एफआईआर दर्ज करने के बाद लगभग 29 थानों की पुलिस पीछे लगा दी जाती है। अब 29 थानों की पुलिस इस थानेदार के पीछे पीछे थी, थानेदार आगे आगे भाग रहे थे और पुलिस वालों ने 29 थानों की पुलिस फेल हो जाती है और थानेदार जीत जाते हैं। वो हाथ नहीं आते, सीधा हाई कोर्ट की शरण में जाते हैं और कहते हैं कि महाराज हमें बचा लीजिए।
और हमसे कुछ पाप हो गया है। अब हाई कोर्ट ने इनके मामले की सुनवाई की। सुनवाई करने के बाद जो गिरफ्तारी थी उस पर रोक लगा देते हैं। साथ ही ये हाँ, जो स्थानीय अदालत होती है वहाँ जाते हैं, कुछ मेडिकल रिपोर्ट वगैरह देते हैं, कहते हैं कि साहब अगर मुझे गिरफ्तार कर लिया तो मैं मारा जा सकता हूँ, मुझे कुछ भी हो सकता है, तो मेरी जान बचाने के लिए आप स्थानीय अदालत में जब हुजूर के सामने जब अर्जी लगाई जाती है तो हुजूर कहते हैं कि ठीक है, इनकी ज़मानत पर रोक लगा दी जाती है। अब रोक तो लग जाती है, रोक लगने के बाद फिर ये आराम से रहते हैं, फिर से हाई कोर्ट की शरण में जाते हैं और जाने के बाद फिर से कोई कहानी गढ़ते हैं। वहाँ जाने के बाद पता चलता है कि जो इनको गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही थी वो तो खैर रद्द मामला हो ही चुका था। साथ ही इनको जो सस्पेंड कर दिया गया था वो भी इनकी बहाली हो जाती है। लगभग इस मामले को 7-8 महीने का समय बीत चुका है। जो थानेदार थे राम सेवक सिंह, वो उनकी पुलिस लाइन में आमद हो जाती है और आमद होने के बाद फिर से वो पुनः वर्दी पहन लेते हैं, यानी कि जो पुराने दाग हैं हालांकि वो मिटे नहीं हैं, उनकी अभी जांच पड़ताल चल रही है, लेकिन फिर से वर्दी पहन ली जाती है। फिलहाल वो पुलिस लाइन में रहें और पुलिस लाइन में रहकर उन्हें कोई ड्यूटी मिलेगी। अब क्योंकि कोर्ट जो डिसाइड करेगा, पुलिस की जो चार्जशीट होगी उसमें जो सबूत दिए जाएंगे वो जो डिसाइड करेगा अदालत, तो वही फैसला सुनाया जाएगा। अब अदालत में क्या मामला पहुंचता है क्या नहीं, क्या पुलिस ये जैसे क्या राम सेवक सिंह 7-8 महीने के बाद एक तरह से फिर से अपनी वर्दी पहन लेते हैं, क्या ठीक वैसे ही बलवीर सिंह के साथ होगा? क्या वो भी अपनी वर्दी पहन के फिर से दोबारा 7-8 महीने के बाद वहाँ वापस पहुँच जाएगा? जब अखबारों को खंगाला गया, अखबारों को देखा गया, तो पता चलता है कि जो बलबीर, जिसकी कहानी हमने शुरुआत में सुनाई थी, दरअसल उत्तराखंड की पुलिस की बात जब उन्होंने अपना आतंक शुरू किया था तो उन्होंने जिसको मर्जी चाहे उनको पकड़ा, जिसको मर्जी चाहे उनको छोड़ दिया। तो उनके बारे में जब अखबार में ये जानकारी जुटाई तो पता चला कि लगभग 3 शादियां कर रखी हैं। कोई भी शादी जो पत्नी है वो जाती है, शिकायत कर देती है, उस पत्नी की खुशामद कर लेते हैं, मामला रफा दफासा हो जाता है। और ये भी पता चलता है कि सफ़ेद पोश यानी कि नेताओं के साथ उनके अच्छे उठा बैठे। हो सकता है कि हाई कोर्ट की शरण में जाने की ना ज़रूरत पड़े और वैसे वैसे बाहर से काम हो जाए। अब बाहर से काम होगा या अंदर से काम होगा या कोर्ट की शरण ली जाएगी या नहीं ली जाएगी, लेकिन जिस तरह से इस बलवीर सिंह की वजह से उत्तर प्रदेश पुलिस की छीछाले इधर हुई है, ये वाकई अपने आप में सोचने वाली बात है कि अगर इनकी जगह कोई आम आदमी होता तो शायद अब तक सलाखों के पीछे पहुंच गया होता और जो उनकी चाल ढाल होती वो लंगड़ा के जैसे चलते हैं, मुझे पुलिस वाले गिरफ्तार करके ले जाते हैं और उनकी चाल ढाल बदल जाती है, लेकिन इस दरोगा के साथ वैसा नहीं हो पाएगा। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य है किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है, आपको जताना है कि जिस काम के लिए आपने वर्दी पहनी थी, जिस काम के लिए आपने शपथ ली थी, वो काम अगर ईमानदारी से हो तो लोगों का विश्वास बढ़ जाएगा। लेकिन पुलिस के प्रति जो लोगों का एक डर है, विश्वास है, वो लगातार कम क्यों होता चला जा रहा है? इसके पीछे यही वजह है कि पुलिस कई बार अपनी ताकत का दुरुपयोग कर देती है। दोस्तों, जाते जाते बलिया के रहने वाले हैं, नवीन हैं, उनकी मंगेतर हैं सलोनी, आज इनका जन्मदिन है। इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं। साथ ही रायबरेली के आनंद कुमार हैं और गोपाल कृष्णा पटेल हैं। साथ ही फर्रुखाबाद के दिनेश यादव हैं, फतेहपुर से कमलेश कुमार हैं। आनंद कुमार, गोपाल कृष्ण पटेल, दिनेश यादव, कमलेश कुमार, आप सभी को जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें पीलीभीत से प्रभात सिंह रंधावा हैं, बिजनौर से मोहम्मद साकिब, नेपाल से चंदन चौहान, टीकमगढ़ से कमल प्रसाद, झांसी से रामू ठाकुर, अयोध्या से रविंद्र यादव, झुंझुनू से विनोद कुमार, दिल्ली से शाहनवाज अली, कुशीनगर से रामविलास चौहान, मध्य प्रदेश से कंचन, फरीदाबाद से सचिन कुमार सैनी, रंजन सिंह, नजीबाबाद से इमरान खान, हसनपुर से प्रशांत त्यागी, बिजनौर से तेजवीर सिंह, रीना राय, रवि चौधरी, मेरठ से, बिहार से मोहम्मद कादिर आलम, सूरत से संदीप गुप्ता। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।